नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और बहुत सारी बातों पे बात करने से पहले सिर्फ एक बात का जिक्र करूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया आप क्यों मोदी के खिलाफ इतना बोलते हो। एक कमजोर प्रधानमंत्री इस देश को नहीं चाहिए शिव। कल नेपाल में जो भयानक तबाही आई, जिसकी वजह से बिहार में भी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, चाइना ने अंतर्राष्ट्रीय समझौते का खुला उल्लंघन किया है। जब भी इस तरह की कोई आपदा आती है, किसी भी देश को तुरंत इन्फॉर्म करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि भारत एक जिम्मेदार देश होने के नाते जब भी ऐसी नदियों का जलस्तर बढ़ता है जो नदी पाकिस्तान जाती है, तो हम पाकिस्तान को इन्फॉर्म करते हैं कि भैया पानी बढ़ने वाला है, बाढ़ आने वाली है, तैयारी कर लो। चाइना ने जब तबाही नेपाल के अंदर घुस गई, तब जाके उसने इन्फॉर्म किया, ये जानते हुए कि नेपाल भी तबाह होगा और भारत पर भी उसका असर पड़ेगा। अभी तक जिस बजे हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री से बात की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की, नेपाल को सहायता हम भेज रहे हैं, ये तमाम चीजें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक लाइन चाइना को संदेशा देने के लिए नहीं बोला गया। ये कमजोरी की निशानी नहीं है तो क्या है? ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, कैबिनेट रिसफल टल गया है शिव जी, अगले 48 घंटों के लिए। टल किस लिए गया है वो भी बता देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल जो है वो राखी वाखी मनाने के बाद उनको विदेश यात्रा पर जाना है। उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर उनको जाना था। लगभग 19 के आसपास शिव जी जो नए मंत्री शामिल होने थे, वो लगभग 19 के आसपास। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि आज मुलाकात की, आज मुलाकात नहीं की। पिछले कुछ दिनों में वो वन बाय वन इन सांसदों से मुलाकात कर चुके हैं जिनको कैबिनेट में एक तरह से शामिल होना है। लगभग 19 के आसपास का ये नंबर है, एक दो आगे पीछे हो सकता है तो हो जाए। विदेश यात्रा पर जाने से पहले अचानक कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं करना चाहते थे नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति भवन में एक रिशफल का कार्यक्रम आयोजन करके उसमें कैबिनेट का विस्तार हो जाना था। ये होना था उनके उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के विदेश दौरे पर जाने से पहले। अब ये विदेश दौरे पर कब जा रहे हैं? 28 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक। 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त और मुझे लगता है शायद अगस्त 31 का महीना होता है शायद। 1 सितंबर को इनको वापस आना था। अब ये टल क्यों गया है? टल इसलिए गया है शिव जी क्योंकि एक बड़े मंत्री ने कह दिया कि भाई साहब बस इस्तीफा मत लिखवाओ, आपको मुझे हटाना है तो आप हटा दो, आपको जो करना है मुझे कर दो। उसके बाद वो चले गए। चले जाने के बाद उन्होंने अपने एक करीबी व्यक्ति से कहा कि यार इतना तो बेइज्जत मत करो। पहले मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री था, एक बड़ा चुनाव जिता के आया। जब चुनाव जिता के आया तो मुझे इन्फॉर्म किए बिना आपने किसी और व्यक्ति को बता दिया कि भाई तुम्हें मुख्यमंत्री बनना है। मुझे सबसे बाद में बता रहे हो आप कि आप मुख्यमंत्री नहीं रहोगे। और फिर मैं मुख्यमंत्री से हट गया। महीनों तक मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे करना क्या है। आला कमान की तरफ से मुझे किसी ने कोई संदेशा नहीं दिया, किसी ने मुझे वन टू वन नहीं बताया कि मुझे मुख्यमंत्री के पद से क्यों हटाया गया। फिर जब मैं एक दो कार्यक्रम में जाके मैंने अपने दिल का दर्द बता दिया कि मुख्यमंत्री के तौर पे जाता था तो चरण छूते थे, अब कोई याद भी नहीं करता है, तब आला कमान को याद आई कि मैं नाराज हूं। तो मुझसे संपर्क किया उन्होंने और ये कहा कि आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और अब जब मैं मंत्री के रूप में काम कर रहा हूं, भैया इनके मंत्रियों से तो अच्छा ही काम कर रहा हूं, अचानक मुझे कहा जा रहा है कि मैं इस्तीफा दे दूं मंत्रिमंडल से। क्यों दे दूं इस्तीफा? अगर प्रधानमंत्री को ये लगता है, देखिए मंत्री का चयन करना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। और अगर प्रधानमंत्री को ये लगता है कि मंत्री सही से काम नहीं कर रहे, तो एक चिट्ठी लिख दे राष्ट्रपति भवन को कि इस मंत्री को बर्खास्त कर दो, मुझे बर्खास्त कर दे, मुझे वो मंजूर है। लेकिन मैं अपने हाथ से इस्तीफे पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। और उसके बाद सुनने में यह आ रहा है कि कई सांसदों की लामबंदी भी शुरू हो गई है। एक आध और वरिष्ठ मंत्री, वो जो नितिन गडकरी पहले बयान दिए थे, हो सकता है कि नितिन गडकरी को भी अब कहा जाए कि वो इस्तीफा दे दे तो इस्तीफा ना दे। मैं जिस व्यक्ति का जिक्र कर रहा हूं, हम उनका नाम का जिक्र नहीं करेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और वो अड़ गए हैं। और इसके बाद नरेंद्र मोदी के कैबिनेट रिसफल का मामला कम से कम अब आज नहीं होने जा रहा है और कल नहीं होने जा रहा है, जब तक कि कोई बड़ा फेरबदल ना हो। तो अब यहां पर दूसरी चीजें समझ लीजिए शिव जी। अब क्या होगा? नरेंद्र मोदी साहब को भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। और ये वो वाला इस्तीफा नहीं जो यूट्यूब पर दिलवाते रहते हैं, ये दूसरे वाला इस्तीफा होगा। कैसे होगा वो मैं बता देता हूं। देखिए इस बार जो मंत्रिमंडल फेरबदल या विस्तार का खाका रखा गया था, दो तीन चीजें थी। एक तो पुराने लोगों की विदाई थी। पहली बात तो ये थी कि कुछ पुराने लोगों की विदाई करोगे तब आप नए लोग आएंगे। दूसरा जो बनाया गया था, जो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी है शिव जी,
अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में गृह मंत्री होने के नाते अमित शाह है, रक्षा मंत्री होने के नाते राजनाथ सिंह है, वित्त मंत्री होने के नाते निर्मला सीतारमण है, विदेश मंत्री होने के नाते एस जयशंकर। अब इन चारों में से इस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में कई तरह के फेरबदल करने थे। बीच में कई सारी चीजों को लेकर नाराजगी एक तरह से मोदी जी की थी। अब इस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में फेरबदल करने के लिए भी इन मंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए कहा जाएगा या इनका पोर्टफोलियो बदला जाएगा, ये मोटे तौर पर तैयारी की गई। तीसरी चीज जो इनके दिमाग में थी कि चूंकि सहयोगी दल ज्यादा आए हैं, जैसे वो एकनाथ शिंदे के साथ 6 और आ गए उद्धव ठाकरे वाले, ममता बनर्जी के 20 आ गए, हालांकि उनकी संसद सदस्यता पे खतरे की तलवार लटक रही है। जो जनता दल यूनाइटेड के कोटे से राज्यसभा के उपसभापति बने थे हरिवंश, अब वो बीजेपी के कोटे से उपसभापति बन गए हैं, तो जनता दल यूनाइटेड का एक कोटा खाली हो गया है, तो एक एमओएस या कैबिनेट जो है वो जनता दल यूनाइटेड को देना पड़ेगा। अकाली दल ने समझौता करने से इनकार कर दिया है, लेकिन बीजेपी की हिम्मत नहीं हो रही कि अकेले वो पंजाब का चुनाव लड़े, तो अकाली दल के जो नेता है सुखबीर सिंह बादल, उनकी पत्नी इकलौती सांसद है, वो पहले भी मोदी सरकार में मंत्री रह चुकी हैं, तो वो राज्य मंत्री में तो नहीं मानेंगी, उनको आपको कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल करना होगा। और इसके अलावा चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, उत्तराखंड में चुनाव होना है, पंजाब की बात मैं बता ही चुका हूं, मणिपुर गोवा में चुनाव होना है, और सबसे बड़ी बात हिमाचल प्रदेश और गुजरात में दिसंबर में अगले साल चुनाव होना है। हिमाचल प्रदेश से बड़ी विडंबना देखिए, एक बड़ी अजीब सी चीज मैं बताऊं कि लगभग लगभग अनुराग ठाकुर का नाम तय है कि जेपी नड्डा साहब जाएंगे, वो राज्यपाल बनेंगे या बाकी चीजें बनेंगे। अनुराग ठाकुर जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, लेकिन एक बड़े नेता इस बात पे अड़ गए हैं कि जब हमें जैन जी को साथ अप्रोच करना है तो हमें कंगना रनौत को मंत्री बनाना चाहिए। और कोई ठीक नहीं है शिव जी कि कंगना रनौत आपको एमओएस के रूप में बनती नजर आए और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे सांसद जो हैं और जो मंत्री भी रह चुके अनुराग ठाकुर आपको बाहर बैठे नजर आए। कुछ भी हो सकता है। अमित मालवीय को भी एडजस्ट करना है क्योंकि वो आईटी सेल से छुट्टी हो रखी है। ये तमाम एक मोटे तौर पर एक खाका तैयार था। 19 के आसपास, 18-19 के आसपास नए मंत्रियों को शामिल करना था। उसमें से जो प्योर भाजपाई है वो तो राज्य मंत्री के तौर पर ही आते सिर्फ। कैबिनेट मंत्री के तौर पे कौन आते? वो टाटा ग्रुप के एक अधिकारी है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो वित्त मंत्री के रूप में लाए जा सकते हैं। विदेश मंत्री भी कोई आईएफएस, पूर्व आईएफएस ऑफिसर भी लाने की बातचीत चल रही है, क्योंकि जो शशि थरूर है, अब शशि थरूर इस हालत में, वो भले ही बीजेपी की तारीफ करते रहे हो, लेकिन शशि थरूर जो है वो बीजेपी के नेता कहते हैं कि अनगाइडेड मिसाइल है। अब वो कांग्रेस में रह के मोदी की तारीफ कर रहे हैं, कल को विदेश राज्य मंत्री बना दिया जाए उनको, या विदेश मंत्री बना दिया जाए और फिर वो नेहरू की और इंदिरा गांधी की तारीफ करने लगे, तो निशिकांत दुबे क्या करेंगे फिर? तो ये तमाम चीजों से शशि थरूर का नंबर कट गया है। अब होता क्या है मंत्रिमंडल के फेरबदल का, वो भी तरीका बता देता हूं। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय संगठन महासचिव होते हैं बीएल संतोष, वो इन मंत्रियों को 1-to-1 फोन करते हैं। कई बार कोई बड़ा कद होता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी फोन कर लेते हैं, लेकिन अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा कद बीएल संतोष का है। सरकार की तरफ से मैसेज नहीं दिया जाता, संगठन इस्तीफा लेता है और संगठन इस्तीफा लेकर आगे प्रधानमंत्री कार्यालय तक भेज देता है। प्रधानमंत्री कार्यालय उनको राष्ट्रपति भवन भेज देता है, सिफारिश करते हुए कि इनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। जैसे एक बड़ा दिलचस्प वाक्य बताता हूं मैं, जब कैबिनेट रिसफल की बात हो रही थी, माफ कीजिएगा, संजीव बलियान मंत्री हुआ करते थे, तो उनके पास फोन आया राष्ट्रीय संगठन महासचिव का कि मिलना चाहते हैं। अब संजीव बलियान समझ गए कि उनको क्यों बुलाया जा रहा है, तो उन्होंने अपना इस्तीफा टाइप करवा लिया, वहां गए। अब जैसे ही वो संगठन महासचिव कई तरह का मौसम, मिजाज, संगठन, क्या चल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये सब पूछना शुरू कर लिया। लंबी चौड़ी बातें हुई, क्योंकि वो एकदम से नहीं कहते कि इस्तीफा दे दो। सब कुछ हो गया, उसके बाद थोड़ा सा झिझकते हुए संगठन महासचिव ने कहा कि बलियान जी थोड़ा सा इस तरह का आया है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप संकोच मत कीजिए। जेब से निकाला कुर्ते से, ये मैं लेके ही आया हूँ टाइप करके, थोड़ा सा मुड़ गया है, इसको थोड़ा सा सीधा करके बुक में दबा देंगे तो सीधा हो जाएगा, आप भेज दीजिए। उन्होंने अपना इस्तीफा ले जाओ, अपना इस्तीफा दे दो। उस तरह से संजीव बलियान ने अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये तो एक स्मूथ प्रोसेस होता है, लेकिन आप किसी मंत्री को हटाना चाहते हो, दिग्गज मंत्री को हटाना चाहते हो, उन्होंने कह दिया कि भैया मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, आपको मेरे साथ जो व्यवहार करना है, लात मार के निकालना है, निकाल दो। अब ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में होगा ये कि कायदे से प्रधानमंत्री अगर ताकतवर होते, 2024 से पहले वाले प्रधानमंत्री होते, तो फिर वो बर्खास्त भी करते और ये इंश्योर करते कि कोई भाजपाई उनके घर मिलने ना जाए, जैसे धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत हो रहा है, ये सब कुछ इंश्योर करते। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती शिव जी, मौसम बदलते देर नहीं लगती। अब उस मंत्री के इंकार ने मोदी शाह और गुजराती लॉबी को बिल्कुल टेंशन में लाकर रख दिया है, क्योंकि अब
कई और मंत्री जिनके पास संदेशा पहुंचा है वो भी अपना इरादा बदल सकते हैं, क्योंकि इस्तीफे पर सिग्नेचर किसी ने नहीं किया है। तो अगर मंत्रिमंडल में ही, अब तो सांसदों में छोड़ दीजिए, मंत्रिमंडल में ही फूट पड़ जाए और मंत्रिमंडल में ही बगावत हो जाए, तो नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का फेरबदल नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक तरीका है मंत्रिमंडल का फेरबदल करने का, वो हम जब आगे चर्चा करेंगे तो मैं बताऊंगा शिव जी। अब देखना तो यह है कि संतोष जी, एक पूर्व मुख्यमंत्री रूठ गए, बोले मैं किसी की कृपा पात्र से मिनिस्टर नहीं। इस मंत्रिमंडल विस्तार को रोकने में उनकी भी अहम भूमिका है। उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया। वो एक राज्य के 4 मर्तबा मुख्यमंत्री रहे हैं और लंबे कार्यकाल है उनका। अब केंद्र में मंत्री हैं, बड़े पद पर हैं। उन्होंने कहा मैं किसी की कृपा दृष्टि से नहीं हूं, और वो अपना कद काफी समय से सुधार रहे हैं। कभी खेत में चले जाते हैं, कभी आम के पेड़ पे तोड़ लाते हैं आम, कभी कहीं चले जाते हैं, बड़ी ताकत से लगे हुए हैं। कहीं हमारा एक लाइन शिव जी, सिर्फ एक लाइन बोल देता हूं। ये मंत्री जिन्होंने आज इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, इन्हीं मंत्री को मंत्री बनने के साथ डांट पड़ी थी। जब ये नए नए मंत्री बने थे केंद्र में, तो ये ट्रेन से सफर करते थे, बड़ा ट्रेन से सफर करने का शौक था। अब जैसे दिल्ली से ये मथुरा उथुरा निकलते थे, तो जितने रास्ते में स्टेशन पड़ते थे, फरीदाबाद और ये सब, उस स्टेशन पे बीजेपी कार्यकर्ता स्वागत करते हुए नजर आते थे। क्यों नजर आते थे? क्योंकि सबको ये लगता था कि ये मोदी के बाद अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। अब हुआ क्या कि भैया गुजराती लॉबी इससे भी टेंशन में आ गई। हर स्टेशन पे 500 कार्यकर्ता अपने आप पहुंच जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद इनको कहा गया कि आप ट्रेन से सफर मत किया कीजिए, और अगर करते भी है तो इतना ज्यादा भीड़ भाड़ मत जुटाया कीजिए। बस एक लाइन में कहना चाहता था, नाम फिर भी नहीं बताएंगे। हम दर्शकों की राजनीतिक समझ पर भरोसा करते हैं कि आप हमें कमेंट करके बताओ कि वो कौन मंत्री है और जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहा हुआ है। जी शिव। अब इस समय नरेंद्र मोदी सरकार में 6 के आसपास पूर्व मुख्यमंत्री हैं। खुद राजनाथ सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हैं और खुद नरेंद्र मोदी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आपके सामने सीनियरिटी में अगर जोड़ें तो शिवराज सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हैं, फिर जोड़ें तो मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री हैं, फिर जोड़ें तो एच डी कुमार स्वामी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, फिर जोड़ें तो जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री है। अब इतनी एक लंबी फेहरिस्त है। पहले एक और हुआ करते थे सर्बानंद सोनोवाल, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री है। तो अब इतने पूर्व मुख्यमंत्री, यानी 70 में 10% तो पूर्व मुख्यमंत्री है। समझो तो बात को गहराई से, 10% पूर्व मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल में, और एक पूर्व मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है। ये बड़ा अजीबो गरीब गणित है। इसे आज हमने समझा तो मुझे लगा कि अब तो इनमें आपस में फूट पड़ेगी, क्योंकि सब समकक्ष रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मंत्री रूठे हैं उनसे डाउन कम समय मुख्यमंत्री रहे हैं, वो ज्यादा समय मुख्यमंत्री रहे और उनसे पहले से मुख्यमंत्री थे। लेकिन इस सब के पीछे क्या मंत्रिमंडल सामान्य तरीके से निपट जाएगा? एक बड़ी खबर तो यह है कि उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री आज दिल्ली तलब किए गए हैं। क्या उनमें से एक केंद्र में आएगा, या फिर दिल्ली वालों ने यूपी का विकेट गिराने का मन बना लिया, हिट विकेट कर देंगे एकदम? क्योंकि जब से चंपत राय ने नृपेंद्र मिश्रा की ओर मुख किया है, और वो किसी ने करवाया है मुख, हो सकता है एसआईटी ने कहा हो कि भैया इतना इतना बयान दे दो, नहीं दोगे तो तुम भी गए, तो उन्होंने कहा ठीक है। क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा पर आरोप लगने का मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दागदार हो रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब अमित शाह के इस्तीफे से भी मोदी नहीं बचेंगे। अब तो इस्तीफा मोदी को देना पड़ेगा। पहले धर्मेंद्र प्रधान का टाइमली इस्तीफा हो जाता यूजीसी पर, तो ये नीट पेपर का मुद्दा हाईलाइट नहीं होता और नए शिक्षा मंत्री संभाल लेते। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा डिले हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा डिले होने में फंस गए अमित शाह। अब अमित शाह का इस्तीफा, अमित शाह का इस्तीफा डिले हुआ तो फंसे नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा, सीढ़ी दर सीढ़ी है ये खेल। और सबसे बड़ी बात, अब नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि 70 वर्ष के आसपास जो हमारे कैबिनेट के साथी हैं उन्हें अब घर चला जाना चाहिए। तो बहुत साथी कह रहे हैं, सबने इकट्ठे होकर बात की होगी, तो भैया फिर 76 वर्ष का प्रधानमंत्री कैसे रहेगा? और ये रायता लंबा हो जाएगा, और इसीलिए आज ये मंत्रिमंडल विस्तार रोक दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में एक चीज आई है कि हमें 56 वर्षीय राहुल गांधी से लड़ने के लिए अपने मंत्रिमंडल की उम्र 50 और 56 के बीच लानी पड़ेगी। अभी मंत्रिमंडल की उम्र 60 क्रॉस है। अब अगर इधर लाते हैं तो फिर कौन होगा? अनुराग ठाकुर होंगे और भी कई नाम होंगे जो बड़े,
और इसमें कौन मंत्री बनेगा किसी के कयास नहीं चलेंगे। हाँ, पिछले कई दिनों से लगातार वो सांसदों से 1 to 1 मिल रहे हैं, लेकिन इसके बाद क्या इन 20 सांसदों की सदस्यता बचेगी? क्या ममता बनर्जी जो अदालत में मामला फंसा है, पिछले 3 महीने से चुप्पी थामे बैठे, एक आर्डर पर सबको नोटिस थमा दिया है कल लोकसभा अध्यक्ष ने। खेल अब पूरा बिगड़ चुका है। कोई बात कहे माने न माने, नरेंद्र मोदी सरकार इस समय भयंकर संकट के दौर से गुजर रही है। हो सकता है उन पर 318 नहीं 375 का बहुमत हो, क्योंकि हमारे कुछ पत्रकार साथी हैं उन्हें 362 तो बहुत दिन से बता रहे हैं, और 362 होते तो वो क्या परसीमन बिल नहीं लाते। ये सब हवा हवाई खबरों ने पूरे सोशल मीडिया से लेके, वो तो कल ही कई मुख्यमंत्रियों को पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य बताए दे रहे थे, कई रोज घोषित कर देते हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगा, मंत्रिमंडल विस्तार से मोदी की जान नहीं छूटेगी। मैं बड़ी गंभीर बात कर रहा हूं। मंत्रिमंडल विस्तार से मोदी की कुर्सी नहीं बचेगी। 70 वर्ष का फॉर्मूला लागू करते ही बीजेपी में विद्रोह हो जाएगा। विद्रोह की शुरुआत नरोत्तम मिश्रा ने कर दी है, और नरोत्तम मिश्रा का भाजपा कुछ बिगाड़ नहीं पाई। मोदी सा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। भाजपा नहीं, भाजपा तो है ही नहीं। भाजपा तो जब से मोदी आए हैं गुजरात में भाजपा नहीं रही, रहेगी दिल्ली में भी और यहां भी नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसे आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। एकाएक मोदी और शाह को भाजपा आरएसएस बाइकआउट करती है तो भाजपा संभलेगी नहीं, ताश के पत्तों की तरह फरफरा कर गिर जाएगी। जो नरेंद्र मोदी चाणक्य और गुड चाणक्य भगवान विष्णु के अवतार माने जाते थे, वो अकेले शख्स ने हिला के रख दिए। जिस जर्सी सांड को वो जर्सी सांड कहते थे, जर्सी बछड़ा कहते थे, वो सांड बनकर टक्कर पर टक्कर दिए जा रहा है। एक टक्कर हटता है दूसरी टक्कर दे देता है, चारों खाने चित। वो उस समय का वो जर्सी बछड़ा नहीं था, वो अब सांड बन चुका है। और जब से उसने सांड का रूप अख्तियार किया है, सत्ता बेदखल होती चली जा रही है, अपने आप खड़बड़ाती चली जा रही है। तो बड़ा उलझन में है इस समय मोदी सरकार। और उसमें भी शिव जी, जो मैंने कहा, आज जेपी नड्डा साहब ने अभी 23 मिनट पहले ट्वीट किया है, वो 21 अगस्त को जो जनरल कास्ट वालों का जो प्रोटेस्ट हुआ था, उनके कुछ प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने बातचीत की है। हालांकि उसमें भी साम दाम दंड भेद अपना रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब बताता है कि सरकार किस तरह से हिली हुई है, और जेपी नड्डा साहब को इस हालत में भी अपनी उपयोगिता साबित करनी पड़ रही है। आप ये समझ लीजिए कि किस तरह के माहौल है। अब जेपी नड्डा की विदाई होकर अगर कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश से आके मंत्री बनेगी तो फिर तो वाकई वरिष्ठ नेताओं को सोचना पड़ेगा। लेकिन एक चीज मैंने कहा कि मोदी साहब को इस्तीफा देना पड़ेगा, ये वो वाला इस्तीफा नहीं है शिव जी। मैं सबसे पहले बात बता दूं कि आज की तारीख में मुझे फिलहाल उम्मीद कम है कि अगले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में मोदी साहब की विदाई होगी। लेकिन अगर इस बड़े मंत्री ने और इस तरह से कुछ और मंत्रियों ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया तो मोदी उनको बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। ऐसी सूरत में क्या होता है शिव जी, जो संवैधानिक प्रावधान है बता देता हूं मैं, जिस पर विचार विमर्श शुरू हो गया है। हाथी के पांव में सबके पांव होते हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राष्ट्रपति भवन जाकर इस्तीफा दे देते हैं तो फिर पूरी की पूरी कैबिनेट का वो इस्तीफा माना जाता है। तब इंडिविजुअली किसी मंत्री को इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ऐसी हालत में क्या होगा कि एक तरफ मोदी अपना इस्तीफा देंगे और दूसरी तरफ मोदी अपने शपथ ग्रहण की तारीख भी बताएंगे और साथ ही अपने नए मंत्रियों की लिस्ट भी सौंप देंगे। उसमें फिर इंडिविजुअली किसी मंत्री का इस्तीफा लेने की जरूरत नहीं होगी। मोदी का इस्तीफा स्वीकार होने के साथ ही पूरी कैबिनेट का इस्तीफा हो जाएगा। अमित शाह का इस्तीफा, राजनाथ सिंह पैदल, शिवराज सिंह चौहान पैदल, मनोहर लाल खट्टर पैदल, जीतन राम मांझी पैदल, एचडी कुमार स्वामी पैदल, एस जयशंकर पैदल, निर्मला सीतारमन पैदल, और उसके बाद करीब 70 मंत्रियों की लिस्ट जो है वो मोदी जी राष्ट्रपति भवन को सौंप देंगे और उन सबका शपथ ग्रहण समारोह इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा होगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा डर है। इसमें मैंने कहा कि विचार विमर्श इस पैटर्न पे शुरू हो गया है, लेकिन इसमें एक छोटी सी खतरे की बात, इनको थोड़ा सा डर लग रहा है इसे। मान लीजिए इस्तीफा सौंपा, इस्तीफा स्वीकार हो गया, नई सरकार के गठन से पहले ही भाजपा के 240 में से पहुंच गए 150 सांसद के नहीं, हम मोदी जी को नेता नहीं मानते। इस्तीफा देने के बाद तो कुछ भी खेल हो सकता है शिव जी। और राष्ट्रपति महोदया भारतीय जनता पार्टी की नेत्री रही हैं। मैं फिर से दोहरा देता हूं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महोदया भारतीय जनता पार्टी की नेत्री रही हैं। तो बीजेपी का जो बहुमत कहेगा, आरएसएस का जो बहुमत कहेगा, या जो आरएसएस के बड़े नेता कहेंगे, जाहिर तौर पर राष्ट्रपति उसको अपने दिमाग में जरूर रखेंगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये बात की बात है, मुझे आज की तारीख में नहीं पता कि इतने सांसद बगावत करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इस बात पर जरूर चर्चा शुरू हो गई है
कि अगर कैबिनेट के मंत्री इस्तीफा देने से इंकार कर देते हैं तो चूंकि रिसफल तो करना है, लेकिन आप बर्खास्त नहीं कर सकते, क्योंकि बर्खास्त करने का मतलब होगा आग में घी डालना। तो आप खुद ही इस्तीफा देके दोबारा से शपथ ले लो। इस बात पर विचार विमर्श शुरू हो गया है। लेकिन अब जो ये सब कुछ होगा वो प्रधानमंत्री मोदी के विदेश आने के बाद होने की संभावना 50-50 है। हकीकत में मैं चीन के सामने सरेंडर की बात कर रहा था। विदेश मंत्रालय ने बाकायदा नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया है, जो 12-13 सितंबर को भारत में ब्रिक्स का सम्मेलन होना है, जिसमें ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आएंगे, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आएंगे। वो हो गया है। तो उसके तुरंत बाद जो है 17 सितंबर को जन्मदिन आ जाएगा प्रधानमंत्री साहब का। तो अब ये मामला ये हो सकता है शिव जी कि 17 सितंबर के बाद तक ये मामला चल गया है, क्योंकि अब आपको मनाना पड़ेगा, अब आपको कन्विंस करना पड़ेगा। पहले की तरह आप नादिरशाही फरमान या तुगलकी फरमान जारी नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति, भाजपा का हर व्यक्ति अब आपकी बात को आंख मूंद के मानने को तैयार नहीं है। जहां तक दोनों उप मुख्यमंत्रियों की बात कही, मैं फिर अपनी उस खबर को दोहराता हूं जो मैंने 3 महीने पहले बताई थी। ये लगभग मोटे तौर पर यह तय हो चुका है कि आज नहीं तो कल या 6 महीने बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो केशव प्रसाद मौर्य केंद्र में मंत्री बनकर आएंगे। अब केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे, कम से कम तब तक नहीं बन पाएंगे जब तक बिहार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है। यूपी में जो मुख्यमंत्री बनने की रेस में जो आगे चल रहे हैं वो ब्रजेश पाठक चल रहे हैं, वो एक दूसरी वजह से आगे चल रहे हैं। लेकिन अगर केंद्र में कोई ब्राह्मण नेता प्रधानमंत्री बनता है आने वाले दिनों में, या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो फिर ब्रजेश पाठक का भी पत्ता कट जाएगा वहां से। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का पत्ता कट चुका है, वो अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये भी आप तय मान लीजिए। उनके केंद्र में मंत्री बनकर आकर कोई बड़ा पोर्टफोलियो संभालने की ज्यादा गुंजाइश है। लेकिन अभी ये भी देखना पड़ेगा कि जो नए बड़े तथाकथित बड़े दिग्गज इन्होंने चुने हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, विदेश मंत्रालय का एक्सपर्ट एज ए विदेश मंत्री, क्या आरएसएस उन नामों पर मुहर लगाएगा? क्या भाजपा अब सत्ता में बाहर से आने वाले अधिकारियों को हिस्सेदारी देने को तैयार होगी, जैसे कि एप्स्टीन फाइल वाले हरदीप सिंह पुरी है, जैसे कि अश्विनी वैष्णव है, और जैसे कि एक एस जयशंकर है। चलिए फिर अब देखते हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार में किसकी कुर्सी जाएगी, किसकी बचेगी। हमें तो मिलेगी नहीं, तो हम तो खुश हैं नहीं। हमें तो खबर बांचनी है, आ जाएगी उसकी पढ़ देंगे, चली जाएगी उसकी बता देंगे। आप भी अंदाज लगाइए, कयास लगाइए दर्शकों, और बताइए हमें किस किस का विभाग बदला जाएगा और किस किस का बचेगा। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देते हैं। आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बस एक चीज दर्शकों से कहूंगा, आप लोग जरूर कहिए, कल रक्षाबंधन का त्योहार है शिव जी। आमतौर पर परंपरा होती है कि कुछ स्कूली बच्चे जाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी को राखी बांधते हैं। तो अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग कीजिए और उनसे कहिए, हुजूर किसी नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल के बच्चों को ही क्यों बुलाते हो? आपके घर से ज्यादा दूरी पर नहीं है सरकारी स्कूल। एक बार सरकारी स्कूल के बच्चियों को भी बुला लीजिए, उनको भी लगे कि हाँ भाई प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। गरीब गुरबे के बच्चों को भी बुला लीजिए। इतनी अपील प्रधानमंत्री को टैग करके कीजिए। मैं तो व्यक्तिगत रूप से बहुत साल पहले कर चुका हूं, सुना नहीं उन्होंने। हमारे दर्शक करे तो ज्यादा बढ़ रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।